Right. So, in this lecture, we'll discuss about the next topic, which is the ocean basin. Actually, हम इसमें different features जो हैं, geomorphic features जो हैं, उनको discuss करेंगे. So, right, starting from continental shelf, अगर हम continent land mass से शुरू करें, तो continental shelf, slope, डीप सी प्लेन्स, ओशन डीप, सबमरीन कैनन्स और कुछ और वॉल्केनिक फीचर्स एक्सेट्रा भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे. And earlier we had discussed, of course, about the first topic, if you remember, meaning and scope of oceanography. The second one, I think Dr. Vikram is taking up, so he will be completing that. Okay, and most of the things that we'll be discussing is again from this book. ये already Google Classroom पे है, so you can download. And otherwise, I've given references if I've taken something from elsewhere. But otherwise, this book is sufficient for your course. Okay, talking about the various features on the ocean basins. लेट्स ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल. जैसे आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है? कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं. सो दिस इज द लैंड मास एसेंशियली, एंड इन बिटवीन वी हैव द ओशन. सो इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन से, यू टेक अ बोट, यहाँ से एक हम शिप पे बैठते हैं और इस रेड लाइन के क्रॉस चलते हैं फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू अफ्रीकन कोस्ट. हमें क्या क्या दिखेगा? वो ये उस ऊपर वाले डायग्राम दिख रहा है. सो यू विल सी द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. विल डिस्कस दिस इन डिटेल. उसके बाद आप डीप ओशन बेसिन में पहुंचेंगे, जहां प्रॉब्ली जो वाटर कॉलम है वो डीपेस्ट होगा. एंड देन वी विल रीच the mid ocean ridge. In this case it is mid Atlantic ridge here. और उसके बाद फिर से वही प्रोफाइल रिपीट हो जाएगी, डीप ओशन बेसिन, एंड देन वी विल रीच दी कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफ अफ्रीका. सो ये एक ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर है ओशन प्रोफाइल का या टोपोग्राफिक प्रोफाइल का. अगर हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे चलते हैं, एंड व्हेन वी क्रॉस अ ocean. In this case, it's the Atlantic Ocean, and we will be discussing about different features. But before that, I wanted to talk about ocean bathymetry. क्यों हमें पता कैसे चला कि इस तरीके के फीचर्स हमारे ओशन बेसिन्स में हैं या ओशन फ्लोर्स में हैं? Of course, it's very deep. We all know first lecture जो था हमारा, उसमें हमने देखा that only 2 people so far have reached in the deepest part of the ocean, say 10 kilometers or so. It's not very easy to explore the oceans, and probably that is the reason that 80% of ocean floor is probably still unexplored, right? So I wanted to talk about ocean bathymetry, how this exploration started. Like any other thing, probably in science, it was curiosity again. लोगों ने questions पूछने शुरू किए कि फ्लोर पे क्या है, वो कैसा दिखता है. जो अर्लियर व्यू था हम लोगों का, वो यही था कि एक बहुत ही फीचरलेस, प्रॉबेबली एक सरफेस है जिसके ऊपर एक वाटर कॉलम है, उसमें सेडिमेंट्स होंगे, एंड वी डोंट हैव मच वेरिएशन इन रिलीफ. बट एज पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, of course they were proven wrong, and now we know, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी की फीचर्स की हम बात करें, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, चाहे हम मिनरल्स की बात करें, ओशन जो हैं वो लैंड से, कॉन्टिनेंटल मास से मैनी टाइम्स मोर रिच हैं. द ओनली डिफरेंस इज हम इसको उस ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशन. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? It started with this question: how deep is the ocean? This was the question that somebody might have asked back in the times, कि कितना पानी गहरा, कितना दिख रहा है सामने. तो उन्होंने क्या किया, कुछ एक रूडिमेंट्री इस तरीके का इक्विपमेंट बनाया. क्या इक्विपमेंट था? एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें एक होल ड्रिल किया गया, उसको रोप से बांधा गया, एंड दे जस्ट वांटेड टू सी वेयर दिस रॉक विल हिट द बॉटम. अगर इस रस्सी को इस पत्थर के साथ हम ओशन में लोअर कर दें,
ऐसे हम बोट पे इसको ले जाएं और लोअर कर दें, कितना डीप ये जाएगा, कहाँ ये हिट करेगा। तो छोटी सी एक सिंपल डिवाइस के साथ में प्रॉब्ली लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर करना शुरू किया, एंड दिस टेक्निक वाज नोन एज साउंडिंग प्रोब। इसमें जो वर्ड साउंडिंग है उसका एक्चुअली साउंड से कुछ लेना देना है नहीं। इट स्टार्टेड एज अर्ली एज 85 BCE by Greeks, an explorer named Posidonius। काफी पहले से लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। साउंडिंग जो वर्ड है वो आया है एटमॉस्फेरिक साइंस से। एटमॉस्फेरिक साइंस वाले लोग जो है वो एक्चुअल में साउंड का यूज करके टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर, दे वर ट्राइंग टू understand it. So this word was taken from there, but so far the ocean exploration was concerned, we were still not using any kind of sound. Instead, it was this sounding probe which comprised of as rudimentary as a big stone and a rope. और इसके थ्रू जैसे आप एक पॉइंट हाइट लेते हैं, जैसे हम एक बोट पे चलते हैं कोस्ट से, वहां पे हमने इसको ड्रॉप किया, तो ये 1 मीटर पे ही इसने रॉक बॉटम हिट कर दिया। कुछ दूर और चले, फिर से इसको ड्रॉप किया, से नाउ द डेप्थ बिकम्स 2.5 मीटर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो एक पॉइंट डेटा जो है से क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल जितना वो डीप जा सके उस टाइप का एक डेटा लोगों ने जनरेट किया और एक बहुत ही क्रूड टोपोग्राफी समझने की कोशिश की। लेकिन इस कम से कम ये जो साउंडिंग प्रोब्स यूज करने शुरू किए ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बैक, इससे कम से कम लोगों को ये समझ आ गया दैट इट इज नॉट अ वेरी बोरिंग मोनोटोनस सरफेस, देयर आर वेरिएशंस। कहीं पे एलिवेशन ज्यादा है, कहीं पे कम है, देयर आर मेनी फीचर्स प्रॉब्ली वी डोंट अंडरस्टैंड। सो इट डज हैव अ topography, it does have a interesting shape. It comprises mountains, valleys, plains, and so many things. Okay. So now we have standardized the unit for the measurement of ocean depth, that is known as fathom. It comes from this Latin word fathme, outstretched arms it means. और इसको अगर हम कन्वर्ट करें मीट्रिक स्केल में तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 मीटर के इक्वलेंट होता है। सो दिस इज द टर्म दैट यू विल सी व्हेन यू टॉक अबाउट द ओशन डेप्थ। उसके बाद 85 BCE के बाद अगर हम आगे चलें, सो प्रॉब्ली द फर्स्ट सिस्टमैटिक मैपिंग ऑफ ocean floor, it was taken up by HMS Challenger, which sailed in 1873. It was actually an expedition of about 3.5 years, और उन्होंने भी इसी तरीके का rudimentary sounding probe of comprising of stone and rope यूज किया था, and they took a transit and then they tried to understand the topographic profile. And it was not until early 1900s that actually an echo sounder, जिसमें actually sounds की frequency use की, जैसे hertz में जिनको हम measure करते हैं, it was not started until early 1900s. और कैसे हम इसको distance calculate करेंगे? डिवाइस होगी जो एक फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स इमिट करेंगी, जो ट्रैवल करेंगी, वो जब हिट करेंगी बॉटम को, रिफ्लेक्ट होंगी वो वापस, तो कितना टाइम उस रिफ्लेक्शन में लगा उससे हम पता लगाते थे कि किस तरीके का फीचर्स हैं, कहाँ पे एलिवेशन है, कहाँ पे वैलीज हैं। तो ये एक जैसे इको साउंडर की प्रोफाइल का आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे। व्हाट डू वी सी हियर ऑन योर y एक्सिस यू हैव द डेप्थ। सो ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये सरफेस ऑफ द ओशन है, वाटर कॉलम का जो सरफेस है, और ये हम डीप जा रहे हैं टूवर्ड्स द ओशन फ्लोर। एंड जो आपका ये एक्स एक्सिस है ये डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट टूवर्ड्स द सी होगा। So from you can see continental shelf is here, so your continent should be on this side and this is your you're moving towards inwards sea. और अगर हम यहाँ से इको साउंडर से हम फ्रीक्वेंसी अमिट करें तो इस तरीके की प्रोफाइल हमें मिलेगी। We'll discuss these parts, what is continental shelf and slope, and of course you can see the variation in topography. Now because जो साउंड वेव्स हैं उसको क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए जिससे वो रिफ्लेक्ट करेंगी। सो नॉट ओनली वी गॉट डेटा लाइक अबाउट द टोपोग्राफी, बट ऑल्सो
जहाँ पे आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स की कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज सॉलिड मास, उसको भी साउंड वेव्स ने रिफ्लेक्ट किया. सो वी ऑल्सो केम टू नो लिटिल बिट अबाउट द zones of biodiversity. So a lot of information started coming in as we started getting more sophisticated in our sounding probes. Okay, this is a kind of a painting of a German vessel named as Meteor. In 1925, they again used echo sounding to identify underwater topography where mountain ranges and valleys, they were mapped in the Atlantic Ocean. So this is the profile of uh, uh, echo sounder that was generated during this mission way back in 1925, and this is how it looked. I just wanted to give you an idea how the science has progressed. Okay, it was only after World War II, uh, in history, however tragic it may sound, you will see that whenever we have had wars, क्योंकि लोगों को एडवांटेज चाहिए होता था, जिस दूसरे कंट्री या ग्रुप से वो वॉर कर रहे होते थे, टेक्नोलॉजी वाइज, साइंस वाइज बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई, बिकॉज दैट गिव देम एन एज ओवर द अदर ग्रुप. So, I mean, that could be kind of a silver lining for a war, no matter how destructive it is. So, during World War II, because people wanted to attack from sea also, there was technology of submarines coming in. उनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो कोस्ट हैं वो सिक्योर हैं या नहीं? So, sonar technology was developed. Sound ranging radio waves. I'm forgetting the exact this thing acronym form for this. You can look it up. Anyways, this technology was developed, and also precision depth recorder technique, which is related to sonar technology, that came into existence. And this kind of changed the entire scene of oceanography. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के मैप्स आने लग गए. से इस कार्टून में आप देख रहे हैं, देयर इज अ शिप, इसके पीछे ये सोनार की एक डिवाइस लगा देते थे. और जैसे आप एक सैटेलाइट्स में भी होता है, जैसे हम एटमॉस्फेयर में जब सैटेलाइट्स छोड़ते हैं ऑर्बिट में, तो उसमें भी सेंसर्स होते हैं और उनका एक अपना स्वाथ होता है, मतलब उनकी एक अपनी विजन लाइन होगी जिसके अलोंग वो मूव करेंगे और आपको सरफेस का मैप मिलेगा. तो समथिंग सिमिलर happens with this device also. The only difference is that it's not optical or a microwave, but it is using your sound frequency, a very high frequency actually, many thousand hertz or gigahertz of frequencies used. And this vessel is moved over the surface of the ocean, and it gives you the data. So here you can see there's 30 kilometer and 30 kilometer swath on both side. Of course there will be data gap, इसके बीच में जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे आपके पास डेटा नहीं होगा. And this such kind of profile is generated. The colors that you see here, they correspond to the different elevations. So here is a volcanic mound on the ocean floor, and उसकी जो टोपोग्राफी है वो सोनार टेक्नोलॉजी से बिल्ड हुई. सो दिस वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एंड समटाइम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एंड इट गिव्स यू अ वेरी हाई क्वालिटी डेटा. ऑफ कोर्स ये डेटा गैप को अगर आप छोड़ दें तो बाकी डेटा काफ़ी हाई क्वालिटी का, हाई रेजोल्यूशन का भी रहता है. Okay, and after that, multi-beam echo sounder started coming in. ये sonar technology ही है इसमें, लेकिन जैसे as the name suggests, multi-beam. So multi frequencies, एक frequency के बजाय आप multiple frequencies use कर रहे थे, जिससे छोटे छोटे फीचर्स, हाई रेजोल्यूशन का डेटा भी हम लोग जनरेट कर पा रहे थे. और इससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई अबाउट द ओशन फ्लोर. वट एवर वी नो about ocean floor, or at least we know that we don't know much about it, but it is diverse, it is very rich, whether we talk about features or the biotic life. Probably the credit goes to this टेक्नोलॉजी जिसने एटलीस्ट एक्सप्लोरेशन एक हाई रेजोल्यूशन स्केल पर शुरू करवाई. Nowadays we are using, of course, satellites
to map the ocean floor. Biggest advantage is that unlike your say devices which are vehicle mounted, ships in this case, satellites हमको एक बहुत बड़ा एरिया बहुत कम टाइम में कवर करवाता है, मच लाइक योर एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट जिसमें हम लैंड या कॉन्टिनेंट्स के फीचर्स मार्क करते हैं, वैसे ही हम ओशन फ्लोर के फीचर्स भी मार्क कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि ओशन फ्लोर तो ढका हुआ है, इट्स नॉट लाइक कॉन्टिनेंट जिसमें लैंड ऊपर है, फीचर्स ऊपर हैं, आप सिंपली उसको मैप कर सकते हैं. इसके ऊपर तो एक थिक वाटर कॉलम है. सो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आर वी यूजिंग? We are using radar technology where frequency of radio waves is used to map the ocean floor. इसका जो concept है, I think I have missed that photograph or no. Okay, इसका जो concept है, it utilizes gravitational field of the surface of the earth. Now, you know that there will be valleys and there will be mountains, or there will be elevation on the surface of the ocean. अब जब आपके पास वैलीज होंगी तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी या फिर अर्थ का जो पुल होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होगा. इतना नेगेटिव नहीं होगा कि हम लोगों को महसूस हो पाए, बट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट दैट. और जहाँ पे हमारे पास से एक माउंटेन लाइक फीचर होगा, थोड़ी सी हाइट होगी, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो हायर होगा. तो इस ग्रेविटेशनल अनोमली के बेसिस पे, इस वेरिएशन के बेसिस पे जो सेंसर है सैटेलाइट का वो डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है और आपकी से माउंटेन लाइक टोपोग्राफी है और कहाँ पे वैलीज हैं. So using that concept or the variation of gravitational field, how the water column and that gravitational field in turn affects कि water column जो है वो कैसे attract हो रहा है आपका जो ओशन का वाटर कॉलम है, और उसमें भी आपके पास अंडुलेशंस आती हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है ये सैटेलाइट का जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है, एंड वी प्रोड्यूस वेरी हाई रेजोल्यूशन मैप्स. सो दिस इज वन एग्जांपल कि हम किस तरीके से कम टाइम में काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का मैप जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दीज gravity anomaly map. So first figure here shows, you can see there are some crisscross lines here. So ये आपको एक्चुअली शिप का पाथ दिखा रहा है जो ओशन में इको साउंडर के साथ लिया गया होगा. तो हमारे पास जो प्रोफाइल्स आई होंगी अलोंग दीज लाइंस ही आई हैं. वी हैव मिस्ड मेनी फीचर्स. ये देखो यहाँ पे आपको रिजेस दिख रहे हैं, वैलीज दिख रहे हैं, बट वी डोंट नो द डिटेल्स. एंड इफ यू कंपेयर इट विद द ग्रेविटी अनोमली मैप्स, बिकॉज यू आर कवरिंग लार्जर एरिया एक स्वाथ के साथ में, यू कैन सी द फीचर्स वेरी क्लियरली. और यहाँ पे देखो ये एकदम ब्रेक है इन फीचर्स में, ऑफ कोर्स क्योंकि जहाँ जहाँ शिफ्ट होगा वहीं पर डेटा आया है हमारे पास. सो सच काइंड ऑफ हाई रेजोल्यूशन maps are now possible with help of the satellite imagery. हाई रेजोल्यूशन, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रेजोल्यूशन कैन बी एज गुड एज 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का कोई फीचर होगा वो भी आप इस मैप पे डिटेक्ट कर सकते हो. This is just kind of an example of the first gravity anomaly map that came in 2014 from Cryosat 2 and Jason. It's a collaborative mission. So you can see ये जो black हैं of course हमारे continents हैं, because we were interested in the ocean basins. So you can clearly see the subducting plate margins जहाँ पे आपकी deep ocean trenches हैं, जो blue color की डार्क ब्लू कलर का, ब्राइट ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है. एंड एज आई सेड, जहाँ पे डेप्थ होगी वहां पे ग्रेविटी फील्ड नेगेटिव हो जाएगी. So you can see that here in the scale, and wherever we have the ridges or there's elevation, you will see that there's a positive anomaly in the gravitational field, and that is how we can infer different features on the surface of the ocean. Another very good technique is that of the seismic reflection profiles. As the word suggests, seismic मतलब earthquake related. तो इसमें हम क्या करते हैं, अगेन यू हैव टू हैव अ व्हीकल और शिप इन दिस केस. एक एयर गन एक्सप्लोजन आप ओशन के सरफेस पे करेंगे. वो एक्सप्लोजन क्या करेगा,
weak waves generate karega, sound waves again, and that sound waves, they will go back to the ocean floor. Ocean floor will have different kind of material. There will be solid rock somewhere, कहीं पर sand होगा, कहीं पर silt होगा. मतलब हर लेयर की अपनी एक डेंसिटी होगी, अपनी एक प्रॉपर्टी होगी. उस डेंसिटी के हिसाब से ये जो आपने साउंड वेव एमिट करी हैं, वो पेनिट्रेट करेंगी और रिफ्लेक्ट बैक होंगी. तो हमको एक डिटेल्ड टेक्सचर मिलेगा कि ओशन फ्लोर पे किस तरीके का सेडिमेंट है, वेदर इट्स अ हार्ड रॉक, वेदर the sediment is consolidated, whether it is soft sediment, whether it is coarse sediment, whether it is fine sediment, क्या कोई structure है वहाँ पे, fault like structure है, lineaments हैं. ये सारी चीज़ें हम seismic reflection profiles के थ्रू भी derive कर सकते हैं. So this is just another technique, again giving us a very high resolution data and what kind of material exists. And this is the example of how such profiles would look like. So this is your basin here. यहाँ पे आपको जो सिस्मिक डेटा दे रहा है वो टेक्सचर्स बता रहा है, और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं लोग जो समझते हैं कि किस तरीके से ये डेटा वर्क करता है. दे इंटरप्रेट दिस. उन्होंने ये जो सेकेंड डायग्राम देख रहे हो, जो सॉलिड लाइंस दिख रही हैं, एक्चुअली इंटरप्रेट किए गए हैं फॉल्ट्स. ओरिजिनल डेटा इस तरीके का होगा, जिसमें आपको बहुत फेंट मार्क्स दिखेंगे, डिफरेंसेस दिखेंगे, एंड देन पीपल दे इंटरप्रेट what kind of features these are. These are just examples I wanted to show you how actual maps look like for these features. Okay, so now we come to features which exist on the ocean basins. As we saw in the first slide, अगर हम continent से ocean basins के through travel करते हैं दूसरे continent में, तो हमें कौन कौन से features मिलेंगे. So we'll start from the continental margins, जहाँ पर हमें शेल्फ मिलता है, स्लोप मिलता है, there will be a slope break, all those things we'll discuss. Now, I hope you do have an idea about plate tectonics. I think you should have read it in first year of your first year में पढ़ी थी plate tectonics. Can somebody answer? First year में पढ़ी है plate tectonics? Yes, ma'am. Okay, so I expect थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा. We talk about continental margins, active, passive, जिसमें हम divergent और convergent transform plate boundaries की बात करते हैं. That is how your plates are behaving or interacting with one another, and that will affect the kind of features that will develop on the continental margins. So first we'll discuss that. So I wanted to show you the picture of various plates. I hope you can recognize this. Eurasian plate is there, a North American plate is there, African plate. So ये जो सारी plates हैं, ये हमारी major plates हैं, जो plate tectonic theory हमको बताती है कि इस तरीके की lithospheric plates हैं on the surface of the earth. और ये जो आपके ब्लू, पर्पल और स्काई ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं. सी ये जो डार्क ब्लू है, ये कन्वर्जेंट टाइप प्लेट बाउंड्रीज है. दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. एंड ट्रांसफॉर्म, जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की हम बात करते हैं, अलोंग दिस लाइन जो है स्लाइड पास्ट करेंगी एक दूसरे से. जो प्लेट्स हैं ना वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, ना एक दूसरे से दूर मूव करेंगी, पर क्रॉस करेंगी, स्लाइड करेंगी. और डाइवर्जेंट, एज द नेम सजेस्ट, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. जस्ट अ क्विक recap how your plate margins behave. Okay, so this is your strike slip component. जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की मोशन दिखा रहा है, और ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की. एंड दिस इज the not very good diagram, but this is what I found on the internet in one go. But you can see, I think, which will give you an idea. So अगर आप continental margin की बात करें, this is your continental margin. और अगर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, मतलब एक बाउंड्री दूसरी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है.
So here you can see the ocean crust is getting subducted under the continental crust. This is the convergent plate boundary, which corresponds to this particular cartoon here. And then if you look at the mid-oceanic ridges, जहाँ पर दो प्लेट्स जो हैं अपने दोनों एक मतलब वहां से अलग जा रही हैं एक स्पॉट से, द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, you will have development of mid-oceanic ridges, there will be volcanoes here. So this kind of scenario will happen there. And then of course we have the transform plate boundary जहाँ पर strike slip motion हो रहा है. Again we do have development of many faults, sometimes some kind of volcanic activity may take place, but these are not very what should I say, these are not to the scale of the divergent or convergent plate boundaries, but they are not featureless, of course, just that the tectonic dynamics is different. So just so that you are not blank, I wanted to show you this, and now we'll shift on to the features that we will discuss. So in this cartoon, you can see two types of कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स. ये वाला जो आप फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का बाउंड्री है. मतलब यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट होगा एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द ओशन हियर. व्हाट डू वी सी हियर? What kind of features do we see? We see continental shelf, which is the flat portion here. We see the slope, which is the continental slope here. There's a term called continental rise, हम इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद अबिजल प्लेन है जो एक डिप्रेशन टाइप आपको दिख रहा है, जहाँ प्रॉब्ली जो वाटर कॉलम की डेप्थ है वो मैक्सिमम है. ये सेटिंग किस में डेवलप हो रही है? पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में. मतलब यहाँ पर आपकी प्लेट बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है. लेट मी गो बैक टू दिस डायग्राम अगेन. ओके, लेट्स सी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्लेट बाउंड्रीज मार्क्ड हैं ये कोइंसाइड कर रही हैं नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट के साथ, जो वेस्टर्न कोस्ट है. ये एक्टिव मार्जिन है जहां पे प्लेट बाउंड्री जो क्या है कोस्ट पे है. पैसिव मार्जिन कहाँ पे हो जाएगा? probably say let's look at Africa. Here the African coast is very far away from the active plate margins. It is although a divergent margin and it is very far away from the coast. So ये वाला जो कोस्टल मार्जिन है आपका, ये पैसिव मार्जिन है. I hope it's clear. Otherwise, we can discuss that later also once I finish with the lecture. So this is your passive margin. This is your active margin. Active margin coincides with the plate boundaries, and passive margins, they are away from the plate boundaries. Plate boundaries, when I say, it can be any type of plate boundary, convergent, divergent, or transform. Okay, so let's come back to this. So under the passive continental margins, which are away from the plate boundaries, we have development of continental shelf, slope, rise, and abyssal plain, which look like something like this. Now let's compare it with the active continental margin. In this cartoon, the convergent active continental margin is shown. That means one plate is subducting under the other. Again, we have development of continental shelf. Again, we have continental slope, and there will be abyssal plain also far away from here. But additionally, what do we see? We see there's a development of ocean trench, which is the gorge like structure. अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, इक्वलेंट ऑफ दिस कुड बी द रिवर, डीप रिवर गॉर्जेस. ज्योमेट्री जो होगी कुछ वैसी होगी, उसकी मैकेनिज्म ऑफ कोर्स डिफरेंट है, पर ज्योमेट्री कुछ वैसी होगी. सो ओशन ट्रेंचेस जो हैं वो हमारे कॉन्टिनेंटल एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में बनते हैं. what else you can see जो डिफरेंट है पैसिव और एक्टिव में? कोई बताना चाहेगा? One of you The can please. slope. Yes, so slope is also different. Continental shelf, if you see, it's very steep
इन केस ऑफ एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और यहाँ पे बहुत जेंटल है, सॉरी स्लोप, एंड शेल्फ का जो width है that is also narrow on the active continental margin if you compare it with the passive. Why? Because there's lot of activity going on here, lot of um, stress and strain is being created here. So जो आपके features हैं वो erode होंगे या फिर different तरीके के features बनेंगे, जैसे कि ocean trenches हैं. And of course then you have mid-oceanic ridges are also there in between the ocean, where where two plates are moving away from one another. We have upwelling of magma, इस यहाँ से मैग्मा निकलेगा, सॉलिडिफाई होगा, और आप नया क्रस्ट भी जनरेट करेंगे, एंड दे आर एसोसिएटेड विद रिफ्ट वैलीज. विल डिस्कस व्हाट आर सी माउंट्स in later slides. So let's look at the continental margins in more detail. So this is a cartoon of passive continental margin. What do we see? Continent है यहाँ पर, shelf है which is the flat area. Here as you can see the slope is pretty gentle, काफी gentle slope है, 0 to 15 degree मैक्सिमम प्रोबेबली. एक एवरेज अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एवरेज लें, इससे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप नहीं जाता है. प्रिटी वाइड, वाइड इसलिए है क्योंकि ये पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का कार्टून हम देख रहे हैं. उसके बाद जैसे ही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कन्वर्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप में, उस पॉइंट को हम शेल्फ ब्रेक कह देते हैं. दीज टर्म्स आर एक्चुअली वेरी लॉजिकल. आई मीन शेल्फ एज द वर्ड सजेस्ट फ्लैट सरफेस होगा. स्लोप, आप एक स्लोप देखोगे, जस्ट देर इज एडिशनल वर्ड called the continent. So these are very logical. I don't think so there should be any difficulty in remembering these terms. So as your continental shelf breaks, it is known as the shelf break. और किस में ब्रेक हो रहा है, वहां पे स्लोप आपको दिख रहा है तो कॉन्टिनेंटल स्लोप आपके पास आएगा. एंड देन यू हैव द कॉन्टिनेंटल राइज. कॉन्टिनेंटल राइज इज दैट पार्ट of the topography here where we have deposition of the sediments. हमको पता है कि ओशन में रिवर्स बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं. वो अल्टीमेटली कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है मैक्सिमम में पार्ट में, कॉन्टिनेंटल राइज से उसकी डेपोजिशन शुरू होती है और अल्टीमेटली बिजल प्लेन में भी वो जाता है. सो कॉन्टिनेंटल राइज इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप वेयर वी हैव डेपोजिशन ऑफ sediments. Okay, so if we say summarize the characteristics of continental shelf, it is a flat zone. It's relatively featureless. Of course, it will not be very monotonous. We do have development of certain features, but it's relatively featureless. अगर हम इसको compare करें बाकी जो topographic profile है उसके साथ में, कौन से फीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे? आइलैंड्स हो सकती हैं, रीफ्स हो सकते हैं, कुछ रेज्ड बैंक्स हो सकते हैं जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डेवलप होते हैं. एंड दिस इज पार्ट ऑफ द continent margin. Why? Because see, if you look at the diagram again, we are sitting at the boundary of continental crust and ocean crust. But when we talk about continental shelf, this is yet part of the continent. हम एक तरीके से उसका border देख रहे हैं continent का. So जो rock type है, you all know that the basic rock type of ocean crust and continental crust is different. Continental crust is made up of more felsic type of rocks like granite, whereas the ocean crust is made up of more basic type of rocks like basalt. So continental shelf जो है, क्योंकि continent का part है, it is dominantly comprising of granite. So the rock type is granitic here. Okay, if you talk about the average width globally, अगर हम measure करें continental shelves को all along the continents, average width comes around to be about 70 kilometers. और रेंज जो है कहाँ से कहाँ है, फ्यू मीटर्स की कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स भी होती हैं जो एक्टिव मार्जिन के पास होंगी, उनकी विड्थ कम होगी, और एज लॉन्ग एज 1500 किलोमीटर्स भी होंगी. जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइडर होंगी, फ्लैट होंगी, ये एक्चुअली आपके बहुत ही prized tourist spots भी होंगे, because you need water for swimming, surfing,
So the wider continental shelves are actually, they're having tourism value as well. Okay, so this picture I wanted to show, this is your continental shelf near the St. Andreas Fault on the western coast of North America. This is a transform fault, as you can see from the arrows. एक जो strike slip motion है, slide past हो रहा है यहाँ से दो plates आपस में. तो यहाँ पर जो continental shelf है, उसके जो features होंगे वो they will lie in between एक्टिव एंड पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन. इन बिटवीन मतलब वो ना तो बिल्कुल फ्लैट है पैसिव मार्जिन की तरह जैसे हमने पिछले कार्टून में देखा, और ना ही वो उसमें वो फीचर्स डेवलप होंगे जो हमको एक्टिव मार्जिन पे मिलते हैं. लेकिन उसमें एकदम वो फ्लैट भी नहीं है. यू आई मीन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स, यू मे हैव डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रिजेस ऑन दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट है, यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो एक्टिवली मूव कर रही हैं. सो इफ यू कैन सी दी आई मीन द वेरिएशन इन द कलर, ये जो आपको 3D शैडोज काइंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटे छोटे, या जैसे ये देखिए सेंटा क्रूज बेसिन है, बेसिन डेवलप हुआ हुआ है यहाँ पे, या फिर आइलैंड्स हैं. ये जो फीचर्स सारे बने हुए हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ये क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप मोशन है along the St. Andreas fault, इसके कारण है. Just to give you an example. Okay, the next feature is the continental slope. जैसे हम कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाएंगे, as we cross this shelf break, after moving on continental shelf, we move on to the continental slope. Okay, so as we saw in the first cartoon, अगर आपकी एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं तो स्लोप के बाद सीधा ट्रेंचेस आएगा, अदरवाइज विल हैव द कॉन्टिनेंटल राइज. कॉन्टिनेंटल स्लोप्स एक्चुअली दे आल्सो डेवलप features like submarine cannons. What are submarine cannons? If you can see in the first diagram here, this flat portion that you see, it's the continental shelf, और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है. अब इस स्लोप में हमें क्या दिख रही है? देयर आर मेनी गली लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा इरोजनल फीचर्स हमें दिख रहा है. समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी सी ऑन लैंड आल्सो. इफ देयर इज से देयर इज अ माउंटेन स्कार्प, you will see development of lot of gullies and valleys there. Something similar is here also. So you have a flat area, जो continental shelf का flat area है, ये एक स्लोप का एरिया है, और इसमें बहुत सारे गलीज और इरोजनल फीचर्स डेवलप हुए हुए हैं. इनको हम क्या कहते हैं? सबमरीन कैनन्स. सबमरीन, मरीन यू अंडरस्टैंड, इट रेफर्स टू द ओशन. सबमरीन्स मतलब ये पानी के नीचे है. वी विल नॉट बी एबल टू सी इट विद नेकेड आई. ये मैप किया गया है, या तो ग्रेविटी एनॉमली मैप होंगे या फिर सोनार का डेटा होगा. एंड कैनन्स, you all know, it refers to gorge like structure, very narrow V-shaped valleys. अब ये सबमरीन कैनन्स बनते कैसे हैं? हमको मालूम है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप मीन्स आपके पास स्लोप होगा. रेंज इसकी अगर हम ग्लोबल रेंज की बात करें तो 1 to 25 डिग्री तक ये वेरी करता है ऑल ओवर द ग्लोब. एवरेज इज आई थिंक अबाउट 4 degrees. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा? आपका पानी भी है हमारे पास, वाटर कॉलम भी है, एंड सडनली देयर इज अ ड्रॉप इन स्लोप. नाउ दिस ड्रॉप इन स्लोप विल generate or facilitate rapid water currents. Alternatively, these rapid currents can also be generated by earthquake tremors, जो साथ में sediment भी mobilize करेगा यहाँ से. और ये sediment और पानी के जो currents हैं, इनको हम बोल देते हैं turbidity currents, जो आपको यहाँ second cartoon में दिखाई दे रहा है. So if we look at this particular cartoon here, ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लैंड का पार्ट है, ये शेल्फ है, और स्लोप पे सबमरीन कैनन्स डेवलप हुई हैं. सबमरीन कैनन्स कैसे डेवलप हुई हैं? ये जो वी शेप्ड इरोजनल वैलीज हैं, यहाँ पर वाटर करंट विच इज मिक्स्ड विद द सेडिमेंट will move and erode on the slope, and therefore we will have the development of submarine cannons.
अब आप देखिए यहाँ पे तो इरोजन हो रहा है जहाँ पर वी शेप वैलीज बन रही हैं। अब ये जो सेडिमेंट लेडन वाटर है, ये कहीं पे सेडिमेंट डिपॉजिट भी कर रहा है, व्हाट यू कैन सी एज दीज लोबेट स्ट्रक्चर्स और फैन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये डिपॉजिट भी हो रहे हैं। कहाँ ये डिपॉजिट होते हैं? ये डिपॉजिट होते हैं कॉन्टिनेंटल राइज पार्ट में, दैट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेयर यू हैव the deposition of the sediments. So it will be eroded from the submarine cannons by the turbidity currents, and it will be deposited on the continental rise in form of turbidite deposits. इसी से नाम टर्बिडिटी करंट से इसका नाम पड़ गया है टर्बिटाइट डिपॉजिट्स. I don't know if you like know the mechanism of alluvial fan deposition. जब आप एक माउंटेन स्लोप से स्ट्रीम को निकालते हैं तो भी वहां पे alluvial fan like structures बनते हैं. उसका जो स्ट्रेटिग्राफी होगा या जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इसके ही जैसा होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो नीचे जो है बड़े कोर्सर पार्टिकल्स होंगे, बड़े पत्थर होंगे, और ऊपर छोटे पार्टिकल्स या सैंड सिल्ट का पार्टिकल होगा, और ये एक पल्स रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अर्थक्वेक ट्रेमर आया और उसने एक टर्बिडिटी करंट जनरेट किया जिसने पानी और सेडिमेंट मोबिलाइज किया और एक इस तरीके का डिपॉजिट बना दिया. वो कैसा दिखेगा? नीचे बड़े पत्थर सेटल होंगे और ऊपर फाइनर पार्टिकल सेटल होंगे. एक और टर्बिडिटी करंट आया, उसके ऊपर एक और लेयर डल गई. सिमिलरली पहले बड़े पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए, फिर फाइनर, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अगर आप पूरा पैकेज देखोगे तो ऐसे मल्टीपल आपको अपवर्ड फाइनिंग कपलेट्स दिखेंगी, पैकेजेस दिखेंगे टर्बिडिटी करंट्स के. सो दीज आर कॉल्ड दी टर्बिटाइट डिपॉजिट्स which consist of upward fining packages, and they are deposited under the submarine conditions. Alluvial fan के similar ही ये mechanism है, just that ये ocean प्रोफाइल के अलॉन्ग हो रहा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में हो रहा है. मैकेनिज्म डिफरेंट है ऑफ कोर्स. अब हमारे पास परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट स्ट्रीम्स नहीं है, टर्बिडिटी करंट्स हैं. इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है. वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं एक्चुअली जनरेट कैसे होते हैं. कुछ लोग कहते हैं अर्थक्वेक्स जनरेट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेव्स वेरी करती हैं जब, उससे भी जनरेट हो जाता है. आपका ब्रेक इन स्लोप आता है, उससे भी जनरेट हो जाते हैं. सो आई मीन देयर इज नो कंसेंसस ओवर दैट, बट ये होता जरूर है, दैट वी नो. ओके, सो दिस इज अनदर फीचर, that is the submarine cannons which are deposited or which are eroded on the continental slope. और सबमरीन कैनन से जो इरोडेड सेडिमेंट है वो कॉन्टिनेंटल राइज के ऊपर डिपॉजिट होगा एज टर्बिटाइट डिपॉजिट्स. So this I have already explained what are continental rise. Continental rise because see यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे फैंस एक तरीके से निकल रहे हैं इन सबमरीन कैनन से. तो जो बड़े फैंस हैं जो रिवर्स के अलोंग हैं, जैसे एग्जांपल हम लेंगे इंडस फैन का, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इवन बे ऑफ बंगाल फैन विच आई शो इन द नेक्स्ट स्लाइड, दे आर ह्यूज sedimentary deposits which are formed by similar mechanisms like this one, as well as there's a very sediment from the Himalayas and deposits it in the Arabian Sea. So because of that and because of the deposition of these turbidite deposits, ऐसे छोटे छोटे फैन जब कोलीज हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो एक बड़ा फैन बन जाएगा. समथिंग that we see in Indus fan. So I think about 1500 kilometers इसकी लेंथ है, और बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो अबाउट 3000 kilometers बे ऑफ बंगाल के फैन की लेंथ है. Such huge fans, submarine fans, they form on the continental rise. So this is an imagery that I've taken from National Institute of Oceanography. It's in Goa. Here we see the continental mass of Indian subcontinent. और यहाँ पे देखो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रही है, हमें फ्लैट है. वेस्टर्न कोस्ट पे ऑफ कोर्स इट इज मच मच वाइडर. और उसके बाद में ये यहाँ पे इंडस फैन आप देख सकते हो कितना बड़ा फैन डेवलप हुआ है. एंड हियर वी हैव द बंगाल फैन विच इज नियरली डबल द साइज ऑफ Indus fan. So these are one of probably the world's
biggest fans that we know of today. Okay, this is another sonar-based map of a fan. It's from the Alaskan coast, and they have like exaggerated the scale ताकि हमें differences दिखे. So you can see कि किस तरीके से slope दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ से fan निकल रहा है. Something probably what we see on the land also. Land पे भी हम लोगों को ऐसी topography दिखती है. Just that it is happening all under the वाटर, बट मैकेनिज्म जो है या फिर टोपोग्राफी जो है वो सेम तरीके की है. ओके, नेक्स्ट फीचर दैट वी हैव आर दी डीप ओशन बेसिन्स. हम कहाँ से चले थे? कॉन्टिनेंट की लैंड से चले, शेल्फ पे आए, हमने शेल्फ ब्रेक से हम कॉन्टिनेंटल स्लोप में एंटर किए, स्लोप के बाद हमने राइज डिस्कस किया. अब राइज के बाद हम कहाँ आ गए हैं? अबिजल प्लेन में. Abyssal का मतलब, I mean, some of you may already know, this means bottomless. Bottomless तो नहीं होगी कोई चीज़, बट इतना डीप जिसके बॉटम में जाना मुश्किल है हमारे लिए, इसीलिए इसका नाम अबाइजल प्लेन हमने रख दिया. So this particular figure here shows the abyssal plain of Atlantic Ocean. एंड एज यू कैन सी इट इज़ नॉट फीचरलेस अगेन. बहुत सारे हमें छोटे छोटे इसमें माउंट्स दिखाई दे रहे हैं. एंड एज वी क्रॉस दिस वील मूव ऑन टू द मिड अटलांटिक रिज. सो बाइजल प्लेन्स के फीचर्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. ऑफ कोर्स नीडलेस टू से दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जहाँ पे वाटर कॉलम की डेप्थ बहुत ही ज़्यादा होगी. Okay, so this is again a seismic profile of Basal Plain. What do we see here? On the surface, we have ocean surface, water surface जो है, उसके बाद में ocean floor है जो आपको ये black color की parallel lines दिख रही हैं. उसके बाद में हमें क्या दिख रहा है? इस तरीके की undulating geometry है. So this is what we get if you generate a map using seismic profile. And how do we interpret this? The next cartoon shows that ऑफ कोर्स ऊपर आपका वाटर कॉलम है, ये वाला जो पोर्शन है. फ्लैट लाइंस क्या है? सेडिमेंट की लेयर्स हैं जो डिपॉजिट हुआ है, फाइन सेडिमेंट. क्योंकि आपका जो भी रिवर्स सेडिमेंट डाल रही हूँ ओशन बेसिन्स में, इट्स दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल राइज एंड अल्टीमेटली द फाइनेस्ट पार्टिकल्स दे विल मूव टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इन सस्पेंशन ऑफ कोर्स. और ये डिपॉजिट किस पे हो रहा है? नीचे क्या है हमारे पास? हार्ड रॉक है, क्रस्ट होगा, ओशन क्रस्ट. क्योंकि ओशन है तो बेसाल्ट डोमिनेंट जो है लिथोलॉजी होगी इसकी. सो दिस सॉलिड line that you see here, undulating topography, consists of the basaltic ocean crust over which the suspended sediments, finer sediments, they are getting deposited. So this is what the largely geometry of an abyssal plain is. Now what else do we see here? यहाँ पे कहीं कहीं पे बेड रॉक जो है या आपका ओशन क्रस्ट क्या है? सेडिमेंट्स के ऊपर प्रोट्रूड कर रहा है. अब ये इन्वर्टेड आइसक्रीम कोन, अगर आप ज्योमेट्री देखो तो इन्वर्टेड आइसक्रीम कोन जैसा है. इसको हम अबाइजल हिल बोल देते हैं. Simple, very, I mean, it's common sense, nothing so technical about it. So these are another kind of feature that we will find on abyssal plains. We have abyssal hills. Now, most of the abyssal plains, they are occurring in Atlantic and Indian Oceans. Why? Because these are again passive continental margins. If you remember what we discussed in previously in this lecture, that your active continental margins will have deep ocean trenches, जहाँ पे subduction हो रहा है. तो sediment को मौका ही नहीं मिलेगा इस तरीके से फ्लैट सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने का, क्योंकि तो सबडक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. सो most of our abyssal plains, they develop in the Atlantic and Indian Ocean. Pacific mein, of course, we have the trenches. Other kind of features we have are the sea mounts and table mounts. Now, sea mounts and table mounts, they are related to the volcanic activity. Volcanoes होंगे या तो वो प्लेट मार्जिन्स के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे या फिर हम उनको कहते हैं हॉट स्पॉट्स या मेंटल प्लूम्स. आई थिंक आई डू हैव अ कार्टून हियर. How much time do we have? Okay, maybe we can conclude here.
and I'll continue from here because it will take some time to explain.